तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड प्राइम व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज का वीडियो आप लोग के लिए सीएम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023 से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हम लोग आज साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने साइंस का ऑलरेडी सेट 1 करवा चुका हूं और ये वीडियो आप लोग के लिए समझ सकते हैं ये सेट 2 होने वाला है। एंड मैथ्स का भी सेट 1 एंड सेट 2 ऑलरेडी करवा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग को देखना है, क्योंकि आप लोग का जो है 13 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। और ये सारा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक है? आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आप लोग को मैथ्स का सेट 1 सेट 2 मिल जाएगा और साइंस का भी सेट 1 मिल जाएगा। और ये वीडियो आप लोग का सेट 2 है, ठीक है? सेट 2 है। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, जो कि 20 क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तभी आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला पाऊंगा, ठीक है? और आप लोग बोलिएगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचेगा, तो मैं आप लोग क्या करूँगा, जितना भी टाइम बचा उस टाइम में आप लोग का लाइव क्लास लूँगा। लाइव क्लास के जरिए आप लोग का बहुत अच्छी खासा तैयारी जो है कम टाइम में करवा दूंगा, ठीक है? तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा जा रहा है कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो बताइए, जो कोशिका द्रव्य होता है ना, कोशिका द्रव्य के बीच एक खाली स्थान होता है, उस खाली संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? देयर इज एन एम्प्टी स्ट्रक्चर बिटवीन द सेल कंटेंट्स इन द सेल दैट इज कॉल्ड। मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के है तो मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, अदरवाइज आप लोग इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है रिक्तिका या केंद्रक। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और इसको याद रखने का मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि क्या बोला जा रहा है, कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना। क्या बोला जा रहा है? खाली संरचना। खाली को हम लोग और एक क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। रिक्त बोलते हैं ना, जैसे बोला जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोला जाता है? मतलब खाली जगह को भरे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें मतलब खाली जगहों को भरे। तो यहाँ खाली संरचना पूछा जा रहा है ना, तो देखिए रिक्तिका, रिक्त है ना, रिक्तिका, खाली से रिक्त, रिक्त याद रह जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग याद रखना है। तो इसका आंसर रिक्तिका, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? देखिए मेटल बोल रहा नहीं है, विच इज नॉट ए मेटल, ठीक है? एक होता मेटल, एक होता नॉन मेटल, ठीक है? तो मेटल एंड नॉन मेटल के आप लोग गुण भी पढ़े होंगे, गुणधर्म जिसको प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो इसमें बोला जाता है धातु नहीं है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन समझना है कि धातु नहीं है, धातु है ये नहीं पूछा जा रहा, धातु नहीं है ये पूछा जा रहा। तो देखते हैं, जो तांबा होता है कॉपर, ये तो हमारा धातु है ना, धातु है, मेटल है। एल्यूमिनियम भी हमारा धातु है, तो ये तो नहीं हो सकता। लोहा भी धातु है, तो ये भी नहीं हो सकता। सल्फर, सल्फर हमारा धातु नहीं, ये हमारा अधातु है, नॉन मेटल है। तो यही बोला जा रहा कौन धातु नहीं है, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सल्फर जो है हमारा धातु नहीं, ये अधातु है। और यदि सबका एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा, परमाणु संख्या, तो वो भी याद रखना है। जो कॉपर होता है उसका परमाणु संख्या यदि पूछा जाए एटॉमिक नंबर, तो ये होता है 29, ठीक है? 29। एंड एल्यूमिनियम की यदि पूछा जाए तो ये होता है हमारा 13। एंड यदि लोहा का यानी आयरन का पूछा जाए तो ये होता है 26। एंड हमारा सल्फर का पूछा जाएगा तो सल्फर का होता है 16। तो ये आप लोग एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा जा रहा है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। देखिए वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है इनमें से, वो हम लोग को बताना। विच इज ए कॉमन डिजीज कॉज बाय द वायरस इन ह्यूमन। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है पोलियो, मलेरिया या क्षय यानी टीबी रोग इसको बोला जाता है, ठीक है? तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पोलियो। पोलियो जो हमारा वायरस से होने वाला एक सामान्य रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, साइकिल के हैंडल, आप लोग देखे होंगे साइकिल के हैंडल और जो पहियों के रिम को चमकदार बनाने का धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। देखिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है? जो साइकिल का आप लोग हैंडल देखे होंगे, व्हाइट कलर में चमकता हुआ दिख रहा होगा और पहिए का रिम जो है वो चमकदार दिखता है ना, तो उसके लिए हम लोग किस धातु का विद्युत लेपन करते हैं? तो इसका आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम का करते हैं, ठीक है? क्रोमियम का क्यों करते हैं? ताकि इसको जंग लगने से बचाया जा सके। अदरवाइज देखिए यदि तांबा कॉपर का रहेगा तो कॉपर में आसानी से आप लोग का जंग लग जाएगा। लोहा में तो जंग लग ही जाता है, जब वायु और हमारा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आएगा तो इसमें जो है आयरन में आराम से हम लोग का जंग लग जाएगा, एल्यूमिनियम। तो इसलिए हम लोग क्रोमियम का करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। 5 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, मतलब सबसे बेस्ट है, वो पूछा जा रहा है, ठीक है? विच इज द फॉलोइंग डाइट इज बेस्ट फॉर टीन्स।
तो बेस्ट क्या होगा, देखिए ऑप्शन 1 में क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन ए में चावल नूडल्स बर्गर, ये सारा कुछ तो खाना ही नहीं, नूडल्स बर्गर वगैरह ये तो हम लोग के लिए हेल्थ के लिए वो सही नहीं रहेगा, सर्वोत्तम बेस्ट डाइट हम लोग के लिए नहीं रहेगा। इसमें भी नूडल्स है, ये भी नहीं होगा, कोक भी दिया गया, ये भी नहीं होगा। इसमें चिप्स वगैरह है, लेमन पे है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, रोटी दाल सब्जी, ये चीज़ जो है हमारे लिए सर्वोत्तम है, यानी बेस्ट डाइट फॉर टीन्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। देखिए जब ड्राई वेदर रहता है, ठीक है, इन ड्राई वेदर मतलब कि जब गर्मी या फिर सूखा का मौसम रहता है, गर्मी का मौसम, तब हम लोग क्या करते हैं, बालों में कंघी करने पर क्या होता है कि वो चिपक जाता है, ठीक है, करने पर वो बिखर जाता है। और जब कंघी को भी हम लोग कागज़ के टुकड़े पास ले जाते हैं, यदि थोड़ा तेल वगैरह बाल में लगाते हैं तब, तो वो क्या करता है, कागज़ को भी चिपका लेता है। तो ये किसकी वजह से होता है, कौन सा बल उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा ही जो है इस तरह का होता है, बिखर जाता है। मतलब कि जो हमारा कंघी है और जो हमारा हेयर है, दोनों के बीच क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हो जाता है, जिसके कारण से जो है चार्ज ऑपोजिट होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण से हमारा बाल जो है बिखर जाता है। और ये जो स्थिर विद्युत बल है ना, ये बहुत कम समय के लिए लगता है, कुछ समय के लिए, उसके बाद ये जो है इसका बल जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। देखिए बोला जा रहा है दहनशील पदार्थ नहीं है, मतलब कि जल्दी से आग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। दहनशील क्या होता है, जिसको आसानी से आग लगा सकते हैं, आग जल सकता है, दहन हो सकता है जिसका आसानी से, उसको दहनशील बोला जाता है। बोला जा रहा है दहनशील पदार्थ नहीं, मतलब जिसको आसानी से हम लोग जला नहीं सकते, जिसमें आसानी से आग नहीं लगाया जा सकता है। तो लकड़ी को तो आग लगा सकते हैं, तो ये तो दहनशील है। पेट्रोल भी दहनशील, ये तो बहुत जल्दी जल जाता है। पत्थर, देखिए पत्थर हमारा दहनशील नहीं है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी पत्थर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रा में जनन की विधि है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हाइड्रा में जनन की विधि है। देखिए हाइड्रा बोले या फिर ईस्ट बोले, दोनों का यदि पूछा जाए, हाइड्रा या ईस्ट, दोनों के लिए जनन की विधि जो है हमारा मुकुलन होता है, ठीक है। तो मुकुलन इसका आंसर होगा। इंग्लिश में इसको बडिंग बोलते हैं ना कि मुकुलन, ठीक है, बडिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में मुकुलन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रा की जगह यदि आप लोग को ईस्ट भी पूछा जाता है, ईस्ट का, तो ईस्ट का भी आंसर हमारा मुकुलन, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते, ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन देख सकते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप लोग पढ़े होंगे आपतन कोण और एक परावर्तन कोण, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ इस तरह से पढ़े होंगे ना। मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है, इसमें से एक हमारा रे आता है, उसके बाद कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये हमारा नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है ना, ये एंगल, इसको आई बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपतन कोण, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोला जा रहा है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्या हमेशा होता है या कभी कभी होता है, यस विशेष दशाओं में होता है। तो ये जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन जो कोण बराबर है, ये हमेशा होता है, सदैव, ठीक है, हमेशा, ऑलवेज। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑलवेज यानी सदैव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, मतलब कि हम लोग जंतुओं के द्वारा कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ हम लोग प्राप्त करते हैं जिसको हम लोग आसानी से खा सकते हैं, ठीक है। तो ये दाल तो ये हमारा फसलों से, मतलब कि पेड़ पौधों से होता है, तो ये जंतुओं द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। फल भी हमारा पेड़ से निकलता है फल, ठीक है। एंड चावल भी हमारा पौधों से हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ जंतुओं के द्वारा क्या होगा, शहद, जो हनी होता है यही तो जंतुओं के द्वारा ना। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। देखिए विच इज नॉट ए प्लानेट, प्लानेट कौन नहीं है, देखिए पढ़िए आप लोग। मंगल तो प्लानेट है, मार्स जिसको बोला जाता है, मरकरी भी आप लोग पढ़े होंगे, ये भी हमारा एक प्लानेट है। शनि यानी सटर्न भी प्लानेट है, लेकिन ये सीरियस हमारा किसी तरह कोई प्लानेट नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि यदि देखिए बर्फ रहेगा, बर्फीला जगह रहेगा, वहाँ पर आप लोग यदि चलेंगे तो आप लोग फिसलन महसूस होगा, आप लोग फिसल सकते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, यही पूछा जा रहा है, क्यों फिसल सकते हैं। घर्षण अधिक होगा, यदि घर्षण अधिक होगा तब तो हम लोग नहीं फिसलेंगे ना। घर्षण अधिक होगा तब तो हम लोग को रोक के रखेगा, घर्षण जो फ्रिक्शन है वो हमको रोक के रखेगा, तो हम लोग नहीं गिर पाएंगे, नहीं फिसल पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, घर्षण कम होना चाहिए, घर्षण कम होगा तभी हम लोग फिसल पाएंगे, ठीक है, फिसल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा फिसल जाएंगे, क्योंकि इसका क्या रीजन है वही पूछा जा रहा है। तो घर्षण कम होने पर ही फिसल सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। घर्षण कम होगा तो हम लोग जो है फिसल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन जो आप लोग आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप लोग को जो है रट के रखना है, याद रखना है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग लाइव क्लास लेंगे, लाइव क्लास में आप लोग का और बढ़िया तरीका से जो है आप लोग का तैयारी हो पाएगा, ठीक है। जितना भी टाइम बचा हुआ उस टाइम में आप लोग का बहुत अच्छा खासा तैयारी करवा सकता हूँ आप लोग के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा, देखिए एक प्राकृतिक होता है मतलब कि एक हमारा मानव निर्मित होता है, एक प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक क्या होता है? नेचुरल, इसको हम लोग नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया रहता है। लेकिन एक मानव निर्मित होता है जिसको संश्लेषित भी बोलते हैं, ठीक है, सिंथेटिक जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्राकृतिक रेशा का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो देखिए रेशम, नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, ये सारा तीनों जो है रेयन हो गया, नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये हमारा क्या है? सिंथेटिक है, मतलब कि ये हमारा मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। तो यहाँ पर बोला है प्राकृतिक रेशा कौन है? सिल्क, रेशम जो हमारा प्राकृतिक रेशा। बाकी ये तीनों जो हमारा प्राकृतिक रेशा नहीं, ये संश्लेषित है, या मानव निर्मित बोले, सिंथेटिक बोले, जो भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या कहा जा रहा है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक पूछा जा रहा है। ये सब कुछ क्वेश्चन जो मैं करवा रहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसमें मात्रक यानी यूनिट वगैरह पूछा जाता है वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? मीटर, सेकेंड, हर्ज या मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा हर्ज। हर्ज जो है हमारा आवृत्ति का एसआई यूनिट होता है। मीटर किसका होता है? दूरी का होता है ना, डिस्टेंस का होता है। सेकंड किसका होता है? टाइम का होता है। मीटर पर सेकंड किसका होता है? ये वेलोसिटी बोलिए, या फिर हम लोग चाल बोलिए, स्पीड बोलिए, चाल का ये हमारा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हर्ज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो हर्ज है ना उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि हर्ज की जगह ये सेकंड इन्वर्स दिया हुआ रहता तो सेकंड इन्वर्स का मतलब ही हर्ज होता, ठीक है। सेकंड इन्वर्स मतलब समझ रहे ना, जैसे मैं बोलूँगा 10 का पावर -1 को क्या लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं ना, 1/10 लिखते हैं 10 का पावर -1 को। तो उसी तरह सेकंड का पावर -1 को क्या लिखेंगे? 1/s ना, तो 1/s लिखेंगे। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि जो हमारा एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, जो टाइम पीरियड और आवृत्ति, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच एक रिलेशन पढ़े होंगे। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं और टाइम पीरियड को टी से, कैपिटल टी से, ठीक है। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना, f = 1/t। तो f की जगह क्या होगा? f की जगह हम लोग 1/t, मतलब कि देखिए f का ऐसा यूनिट अभी बताया हर्ज होता है, ठीक है, हर्ज लिख दिया f की जगह। एंड देखिए टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, तो 1/सेकंड, देखिए यही 1 है, s इनवर्स। तो यही मैंने बोला कि हर्ज की जगह सेकंड इन्वर्स भी रहेगा या 1/s भी रहेगा 1/सेकंड, तो भी हम लोग उसको टिक आउट लगा सकते हैं। यही हमारा हर्ज का मान होता है, यही आवृत्ति का ऐसा ही यूनिट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो तो पता होगा, 1 सेकंड में कितना बार वो दोलन करता है, ठीक है। दोलन गति में होता है ना फ्रीक्वेंसी वगैरह। जैसे मैं इस पॉइंट से शुरू करूँ, मान लीजिए मैं इस पॉइंट से शुरू करूँ, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू करूँ, और मैं 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा हूँ वही उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक है। और हमारा ये क्या होता है, और एक पढ़े होंगे टाइम पीरियड, जिसको बोला जाता है क्या है? टाइम पीरियड को आप लोग बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है कि एक बार चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, ठीक है, वही होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच ये रिलेशन होता है। इससे आप लोग का जो है क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, विपरीत आवेशों के बीच। विपरीत आवेश क्या होता है? ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। जैसे एक प्लस ले लें तो एक माइनस ले लें, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण यानी अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा? दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा मतलब कि आकर्षण होगा दोनों के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पर विपरीत न रहकर यदि सेम चार्ज रहता, सेम चार्ज जैसे नेगेटिव नेगेटिव रहता या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को दूर भागता, ये एक दूसरे से दूर भागता, मतलब इसमें प्रतिकर्षण होता, रिपल्सन होता। लेकिन ऑपोजिट चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं? व्हाट इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल? CNG, LPG, CFC, ये सभी। तो इसका आंसर LPG होगा। और सब कुछ का आप लोग का जो है ऐसा ये फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, LPG का क्या होता है, CFC का क्या होता है, ठीक है। ये सारा फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट बता दीजिएगा कि ये तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग के लिए ये चीज़ जो है होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वनोन्मूलन का क्या कारण है? वनोन्मूलन मतलब क्या होता है? वन का उन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब क्या? वन का उन्मूलन मतलब पेड़ पौधों की कटाई, वनों का विनाश करना, ठीक है, वही होता है वनोन्मूलन।
द कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, किस वजह से हम लोग जो पेड़ों की कटाई करते हैं, पेड़ पौधों को हटाते हैं, जंगल का विनाश करते हैं, मतलब जंगल को पूरी तरह से हटा देते हैं, क्या वजह रहता है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, वनोन्मूलन के क्या कारण है। भवन निर्माण, जी बिल्कुल ये तो हो ही रहा, मतलब कि आप लोग घर बनाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, जहाँ पर जंगल रहता है वहाँ पर पेड़ पौधों की कटाई करके वहाँ पर हम लोग बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, तो ये तो होगा ही। सड़क निर्माण, जी बिल्कुल सड़क का निर्माण करने के लिए भी बहुत सारे पेड़ पौधों को कटाई होता है, वनोन्मूलन का भी इसका एक रीजन है सड़क निर्माण का। कागज़ उद्योग, जी बिल्कुल बहुत सारा हम लोग इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए भी वहाँ से जंगल को मिटा देते, पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि सभी होगा। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। वनोन्मूलन के क्या कारण है, भवन निर्माण के लिए भी हम लोग वनोन्मूलन करते हैं, सड़क निर्माण के लिए भी, कागज उद्योग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है, यदि एक पेड़ आप काट रहे हैं तो कम से कम उसके बदले में आप 20 से 25 पेड़ लगाना आवश्यक है, तभी हम लोग का जो है जो इन्वायरमेंट है वो संतुलित रहेगा। अदरवाइज फिर आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग समझ रहे हैं ना, विश्व उष्णन जिसको बोला जाता है। तो प्रत्येक साल क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण से ये हमारा इन्वायरमेंट देख रहे, कभी कहीं बारिश होता है बहुत ज़्यादा, कहीं कम हो रहा है, तो इसका यही रीज़न है कि आप लोग जब भी यहाँ पृथ्वी में संतुलन बिगड़ेगा तो फिर ऐसा वैसा होगा, कहीं बाहर आ जाएगा, कहीं कुछ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे, तो बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन है। कोयला, कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि कोयला किससे बनता है आप लोग पता ही, वो पेड़ पौधे के द्वारा ही कोयला का निर्माण होता है। करोड़ों वर्षों के बाद जो क्या होता है, यदि भूकंप वगैरह कहीं आया, पेड़ पौधे दब गए, तो करोड़ों वर्षों के बाद जो है कोयला में वो तब्दील हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और दो ही क्वेश्चन है 19 एंड 20। तो 19 में कहा जा रहा है ईस्ट का उपयोग, मैंने बताया था ईस्ट में जनन कैसे होता है, बडिंग के द्वारा यानी मुकुलन के द्वारा, तो ये आप लोग पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो देखिए ईस्ट का उपयोग हम लोग बहुत सारे चीज़ों को बनाने में करते हैं उपयोग, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को टिक लगाना है। अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, चीनी है या ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर होगा अल्कोहल। अल्कोहल करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज ईस्ट का उपयोग हम लोग ब्रेड वगैरह भी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर अल्कोहल होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 20 नंबर है, इसमें देखिए इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह, देखिए सबसे गर्म ग्रह क्या होगा, प्लूटो, बृहस्पति, बुध यानी शुक्र, क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, वेनस यानी शुक्र जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो हमारा सूर्य है, ये हमारा सन है, सन के नज़दीक तो हमारा क्या होता है, सन के नज़दीक हमारा मरकरी होता है ना, बुध होता है, मरकरी होता है, सन के नज़दीक तो मरकरी होता है, और सन के नज़दीक जो होगा वही सबसे गर्म होना चाहिए। लेकिन आप शुक्र क्यों बता रहा है, शुक्र तो यहाँ पर होता है, जो वेनस है वो तो शुक्र के बाद, ये बुध के बाद होता है ना, मरकरी के बाद होता है, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म तो ये होना चाहिए, लेकिन आप ये क्यों बता रहे हैं। तो इसका रीज़न ये मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग का नाम लिया था, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, और एक होता आप लोग पढ़े होंगे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े होंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े हैं ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये होता है कि जो सनलाइट होता है, जो गर्मी होता है, गर्मी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से वहाँ पर जो है गर्माहट महसूस होता है, ठीक है, गर्माहट महसूस होता है। तो उसी तरह क्या होता है, शुक्र में जो वेनस है उसमें उसका जो वायुमंडल है, वायुमंडल का जो परत है बहुत ही मोटा परत है, ठीक है, वायुमंडल का जो परत है बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसके कारण से सनलाइट तो यहाँ प्रवेश कर जाता है, और सनलाइट प्रवेश करने के बाद वहाँ पर निकल नहीं पाता, मतलब कि यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होता है, इसलिए ये जो है हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। तो चलिए आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। 20 क्वेश्चन मैंने करवाया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। सारे क्वेश्चन का मैंने जो है कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया, किस तरह से आप लोग को बनाना है, किस तरह से याद रखना है, कुछ क्वेश्चन का मैंने ट्रिक भी बताया। तो आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप लोग कमेंट कीजिए ढेर सारा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो जल्दी से जल्दी बना सके। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।